एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी अब एक नए अंदाज में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी परिवार में। आइए आज हम बात करेंगे संविधान का जो दूसरा लेक्चर है हमारा, उसके हम चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए एग्जाम के लिए लेके आए हैं। ठीक है ना, इनको देखिएगा बिल्कुल आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे MPSI हो, MPPSC हो, SSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग को छोड़ करके, प्रत्येक एग्ज़ाम के भीतर ये जो है प्रश्न आपके ठीक बनते हैं। ठीक है ना, चलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, और हमारी एकेडमी से संपर्क करने के लिए आप ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, चलेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे जो 11वें नंबर का प्रश्न है हमारा, ठीक है ना, इस पर हम आते हैं ना। चलिए देखिएगा, ये हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। 4 नवंबर 2008 को पहला ऑप्शन दे रखा है, 5 अक्टूबर 2009 को, 2002 2005 को। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिएगा, गंगा जो नदी है उसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था बच्चों 4 नवंबर 2008 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो गंगा जो है हमारी, है ना, माँ गंगा, जिसका उद्गम जो है आपका उत्तराखंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है बताएं आपका? उत्तराखंड, यूके से। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी से हुआ है। ठीक है ना, ठीक। गंगा जो है, ठीक, ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, तो इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। ठीक, चलेगा। जैसे वाराणसी हुआ, प्रयागराज हुआ, है ना, प्रयागराज गंगा में बसा हुआ है, या हम कानपुर की बात करें, है ना, या क्या बोलते हैं हमारा हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, ये वो शहर है जो गंगा किनारे पर बसे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, अगला ऑप्शन है 5 अक्टूबर 2009। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, 5 अक्टूबर 2009 जो है ना आपका, ठीक, ये डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या बताया? राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव। तो आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2002 की बात करूँ मैं, तो 2002 में आपको पता है जो हमारा तिरंगा है, क्या बताया? हमारा तिरंगा, तिरंगा जो है आपका, ऐसे कोई भी इन्हें निजी संस्थाएं भी फहरा सकती है। ये जो कानून आपका पास हुआ 2002 में पास हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2005 की बात करें, 2005 में भारत में एक कानून आया था नरेगा। कौन सा बताएं? नरेगा। ठीक, नरेगा बोले तो आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, ये कानून आपका पास हुआ था। इसका वर्तमान में नाम क्या है इसका? अब नाम है इसका मनरेगा। ठीक है ना, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया। तो ये 2005 में आपका पास हुआ था। RTI, सूचना का जो अधिकार कानून है आपका, ठीक, वो भी 2005 में जो है बना था, आपको ध्यान रखना है। ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। तो आप इनको नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, 2002 को तिरंगे की बात हम बात करें, तिरंगे 2002 से पहले तिरंगा जो है कोई भी निजी संस्थान नहीं फहरा सकते थे, केवल सरकारी जो विभाग होते थे आपके, उनको अधिकार था। लेकिन 2002 से क्या कर दिया कि भारत का कोई भी नागरिक तिरंगे को अपने घर पे लगा सकता है, फहरा सकता है, क्लियर ना। 2005 में RTI, सूचना का अधिकार कानून आपका लागू हुआ। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? अच्छा प्रश्न है आपका। देखिएगा, क्या पूछा? संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ना आपकी, ठीक, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब बताएं? ठीक, देखो, जब हमारे भारत में संविधान बनने की बात करूँ तो हमने उस कल पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। किसके सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन, जो कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था, आपको पता है। तो कैबिनेट मिशन जो इंग्लैंड से आया था, उसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, है ना, जुलाई 1946 में। कब बताएं? जुलाई 1946 में जो है आपका संविधान सभा के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, क्लियर ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक, इसमें 389 लोग निश्चित किए गए थे कि भैया संविधान को इतने लोग बनाएंगे, ये तय किया गया था, क्लियर ना। ठीक है ना। जुलाई के बाद में क्या हुआ? सितंबर का जब महीना आता है, सितंबर में जो संविधान सभा में जो लोग थे आपके, उन्हीं लोगों ने मिलकर क्या बना ली? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब टेम्परेरी सरकार। अंग्रेजों ने कह दिया था कि संविधान सभा जब तक हम आपको आज़ाद नहीं कर देते, जब तक, है ना, तब तक आप एक प्रकार से सरकार चला सकते हैं। तो उससे अंतरिम सरकार बोला, है ना। तो 15 अगस्त मतलब कि सितंबर 1946 से लेकर के तो 15 अगस्त, ठीक, 1947 तक जो सरकार भारत में थी ना, उसका नाम था अंतरिम सरकार, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू विदेश मामलों के मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे। प्रधानमंत्री का पद जो आया वो 15 अगस्त को आया, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो पहली बैठक कब हुई आपकी?
9 दिसंबर 1946 को ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बैठक हुई, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे ना हमारे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बताएं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी, कौन बताएं? राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने, कौन ने बताएं? जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, कौन सा प्रस्ताव होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। कौन सा प्रस्ताव पारित किया? उद्देश्य। भैया संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है आखिरकार, ये जनता के सामने रखा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी। ठीक, ये बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, और हमारे देश में परंपरा है कि पहले हम वरिष्ठों को सम्मान करते हैं। ठीक, 2 दिन बाद आपने क्या किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके, उनको, ठीक, जो कि कानून के जानकार थे काफ़ी, है ना, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है ना। 13 दिसंबर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने उद्देश्य प्रस्ताव को रख दिया। 22 जनवरी की बात करूं तो 22 जनवरी 1947 को जो है आपका, ठीक, जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को आपका रखा गया था, उसको स्वीकार करके, उसे मान करके, और 12 जनवरी 1947 के बाद से तय किया गया कि अब संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाएगी। भाई संविधान इतना बड़ा बनने वाला है तो कोई एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता, तो अलग अलग लोगों के उसमें समितियां बनाई गई। जिसमें एक समिति आती है प्रारूप समिति। कौन सी बताएं? प्रारूप समिति, जो कि 29 अगस्त, ठीक, 1947 को बनी थी। क्या बनी थी? 47 को, 29 अगस्त को, ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब, है ना। प्रारूप समिति बोल दीजिए या आप ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दीजिए। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बड़े बना आगे बच्चों, चलेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, संविधान सभा में कुल जो लोग थे हमारे, ठीक है ना, उनकी संख्या थी भैया यहाँ पे कितनी आएगी? 389 की 389 आपने तय की थी। कितनी तय की थी बताइए आपका? तो 389, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलेगा। यदि हम बात करते हैं 292 की, तो 292 जो लोग थे ना आपके, ये, ठीक, टोटल ब्रिटिश प्रांतों से, कितने बताए? जो ब्रिटिश अंग्रेजों के जो प्रांत थे, मतलब उनके शासन में, है ना, ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग थे बताएं आपके? ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोगों को का चयन किया गया था। 4 लोग जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के लोग थे। कहाँ के? पता? चीफ कमिश्नर दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था, है ना, बलूचिस्तान था, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे आपके, यहाँ से चयन किए गए थे। मतलब ये लोगों की बात है ना। 390 में इन किया जाएगा। 93 जो लोग थे आपके देसी रियासत के थे। किसके? देसी रियासत के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल 389 389 रखी गई थी, आपको ध्यान रखना है। जिसमें 292 की हम बात करें तो 292 जो लोग थे ना आपके, ठीक है ना, ये जो थे हमारे, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे आपके, और 93 विदेशी रियासत से लिए गए थे। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आगे समझ में, तो 4 कहाँ चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, बड़े पान आगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं अगला प्रश्न ना। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, देखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति का अभी बताया था मैंने आपको। इसके अध्यक्ष कौन थे बताएं? BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको ध्यान रखना है BR अम्बेडकर। तो अम्बेडकर जी होते किसके बताएं? प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। इसके नाम क्या था? इसका एक और नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलो? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो या प्रारूप समिति बोल दो। इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? चलिए, BN राव कौन थे? BN राव थे संविधान सभा के सलाहकार। कौन थे बताएं? सलाहकार। तो संविधान सभा के सलाहकार जो थे बच्चों, वो थे BN राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, संविधान के सलाहकार कौन है? BN राव। संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब को माना जाता है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे, आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की बात करूँ मैं, तो ये जो थे ना, ये संघ संविधान समिति, कौन सी बताएं? संघ संविधान समिति जो थी आपकी, उसके अध्यक्ष कौन थे बताएं? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान सुनिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे आपके, ये पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना। बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। क्लियर ना? तो ऐसे अलग अलग समितियां बनी थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिनमें एक प्रारूप समिति होती है। प्रारूप समिति की यदि हम बात करें, मैंने बताया था आपको 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इससे प्रश्न आपका पूछा जाता है। और इस समिति में जो लोग थे आपके, ठीक है ना, वो कुल लोग थे आपके मतलब 7 लोग थे ना, जिनमें देखिए भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो अध्यक्ष थे इसके। N गोपाला स्वामी जो थे अयंगर थे एक सेकंड नंबर पे।
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, डीपी खेतान थे। ये आपको ध्यान रखना है ना, ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, अच्छा जो आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा में अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था ना, ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। कहाँ से बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, और ध्यान रखिएगा तो, है ना। तो देश के बंटवारे के बाद में अम्बेडकर जी का चुनाव कहाँ से हुआ, देखो संविधान 389 लोग आपने रखे, तो अलग अलग राज्यों से आते होंगे, तो जो अम्बेडकर जी थे उनका चुनाव कहाँ से हुआ था, बंगाल, जबकि अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ है, महू में हुआ है, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 को जो है आपका, ठीक, भारत को आज़ाद करने का, है ना, जो प्रस्ताव था वो माउंटबेटन ने पारित किया था, है ना। तो देखा जाए तो इसमें तय किया कर दिया गया था कि पाकिस्तान आपका अलग होगा, भारत अलग होगा। तो पाकिस्तान बंटवारे के बाद की बात करूं मैं, तो संविधान सभा के जो लोगों की संख्या रखी गई थी, फिर वो 324 रखी गई थी, 324, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित होने के बाद संविधान सभा के सदस्य कितनी हो गई, 324 हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग जो थे, पाकिस्तान वाले जो थे वो अलग हो गए, आपके पता है, ठीक है ना, यह जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, जब संविधान आपका पारित हुआ उस समय में अलग कंडीशन थी, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलेगा, अगला प्रश्न है हमारा, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, एक समान कानून होना चाहिए, ये संविधान के अनुच्छेद हम बात करें तो कौन से बताएं, ठीक है ना, अनुच्छेद, ठीक, ये चलो थोड़ा सा इसको अपन बड़ा कर लेते हैं, अनुच्छेद 44 में वर्णित है, अनुच्छेद 44 में। और आपको पता है जो गोवा राज्य है, भारत का प्रथम राज्य है जिस राज्य में एक समान नागरिक संहिता लागू है, आपको ध्यान रखना, मतलब कि, ठीक है ना, कॉमन सिविल कोड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, कॉमन सिविल कोड, सीसीसी बोलते हैं, कॉमन सिविल कोड, है ना, आपको ध्यान रखना। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक समान नागरिक संहिता। तो संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत में सभी के लिए एक जैसे कानून होना चाहिए, क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 50 की बात करूँ तो इसमें लिखा है कि जो न्यायपालिका है, कौन सी बताएं, न्यायपालिका है, वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, मतलब कि जो आपके न्याय डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है हमारा, ठीक, इसका इंटरफेयर सरकार के बीच में नहीं होना चाहिए, सरकार का इंटरफेयर न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग अपने आप में किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करूं तो ये पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है, तो पर्यावरण सुरक्षा होनी चाहिए, पर्यावरण के हितों की रक्षा होनी चाहिए, अनुच्छेद 48 में लिखा। 51 का की बात करूँ तो इसमें जो है ना आपका हमारे मौलिक कर्तव्य है, क्या बोलो, मौलिक कर्तव्य। तो हमारे संविधान में आपको पता है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक। जब संविधान आपका मतलब पहले 1976 की बात करूं मैं, 76-78 की बात करूं, उस समय में हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11 जो मौलिक कर्तव्य वो ये हैं कि माता पिता को अपने बच्चों को जो है आपका निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए और शिक्षा देनी ही चाहिए। देखिएगा, आपको ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो संविधान का जो अनुच्छेद 36 है, क्या बताएं, 36, कौन सा बताओ, 36, ये अपन 36, 36 से लेके जो 51 है ना, इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक, और क्या बोलते हैं बताएं, तत्व की ये बात करता है। कहने का मतलब ये है, राज्य मतलब सरकार, सरकार आखिर अपने नागरिकों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये लिखा है अनुच्छेद 36 से लेकर के क्या बताएं 51 के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। जबकि अनुच्छेद 12 से 35 की बात करूं मैं तो मौलिक अधिकार के बारे में दिया, किसके बारे में दिया, मौलिक अधिकार दिए आपके, ठीक। देखो संविधान को अपन एक बार थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं, देखिएगा, ठीक। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, शुरू करिएगा, देखिएगा 1 से 4 की बात करूँ मैं, क्या बताएं, एक मिनट रुकिएगा, ये हमारा आ गया, देखिएगा अनुच्छेद 1 से 4 की बात करूँ मैं, किसकी, 1 से 4 संघ और राज्य की बात करता है, मतलब देश बनता है आपका इसके अंदर। 5 से 11 की बात करूँ तो नागरिकता की बात करता है, नागरिक आते हैं। और 12 से 35 की बात करूँ नागरिकों के अधिकार आते हैं। और 36 से 51 की बात करूँ मैं, राज्य निर्देशक तत्व आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, ठीक है ना, आपके सामने पूछा गया। देख आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 क्या 1976 के अनुसार जो है आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह, क्या बताएं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनको कि संविधान के अनुच्छेद
51 का में रखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। पहला मौलिक कर्तव्य हमारा, प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे, ये पहला नंबर का बोलता है। वो उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को, ठीक है, राष्ट्रगान का आदर करे, ये दिया गया। ठीक, 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ना चाहिए। 11वां है माता पिता यानी अभिभावक को अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कहा गया है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 44वां कब हुआ था, 42वां कब हुआ था, 1976 में। 44वां संशोधन जो आपका हुआ है ना, ये हुआ है आपका 1978 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना। ठीक, 42वें के बाद किया गया था ये ना, जो 42वां किया था ये इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। जबकि 44वें की बात करूँ तो इससे थे मोरारजी देसाई। कौन थे बोलो, मोरारजी देसाई। आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, मतलब बढ़ा दिया गया था, उसे घटाकर वापस से 5 वर्ष किया गया 44वें में, ठीक है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार की यदि हम बात करूँ मैं, तो जो है आपका मौलिक, देखिएगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 21 का के रूप में जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना। देखो, ठीक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को माता पिता शिक्षा देंगे, ये मौलिक कर्तव्य है 51 का में। जबकि अनुच्छेद 21 का जो है आपका मौलिक अधिकार वाले में, इसमें जोड़ा गया कि बच्चों का अधिकार होगा। किसका होगा बताएं, बच्चों का अधिकार होगा, ये जोड़ा गया। क्लियर ना, वेरी वेरी। 101वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका, ये जीएसटी को लेकर हुआ। जीएसटी कानून आपका पास हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत जो है आपका, कौन सा, 78, 18 के तहत जो है आपका उपाधियों का अंत किया गया है, और इसमें इसके अनुसार जो है आपका ये पुरस्कार देने की बात की गई है। क्लियर ना आपका। अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा आपका अलग आ जाता है। अनुच्छेद 21 की हम बात करें, ठीक है ना, तो ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मरने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अच्छा जीवन, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 में आपका कहा गया है ना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। चलेगा, 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया। अनुच्छेद 17 की बात करूँ मैं तो इसमें अस्पष्टता का अंत किया गया। कौन सा बताएं, अनटचेबिलिटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये प्रश्न आपका अक्सर एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 की बात करूं मैं तो ये बोलने की आज़ादी देते हैं। किसके पता है, बोलने की। तो बोलने की जो आज़ादी है, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया हुआ, 17 में अस्पष्टता का, अनटचेबिलिटी का दिया है, ठीक है ना। अब जो बोलने की आज़ादी है, देखिएगा इसमें 19 में भी अलग अलग भाग है। तो 19 में क्या आपका 19(1) जो है आपका इसका का है ना, का बोलता है। तो 19(1) यदि का की बात करूं भैया मैं, ठीक है ना, तो ये जो है ना, ठीक है ना, ये कहता है बोलने की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की आज़ादी। किसकी बताए, प्रेस की आज़ादी। ठीक, यदि खा की बात करूं मैं तो खा कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार देता है आपका ये, ठीक, कौन सा, खा। और गा की बात करूं मैं तो गा बोलता है संघ बनाने की शक्ति, मतलब आप कोई सा भी संगठन बना सकते हैं, है ना, यह जाएगा। अनुच्छेद आपका गा, घा की बात करूं मैं, है ना, घा, देखो इसे चाहे तो ABCD के रूप में बोल दीजिए आप। घा की बात करूं तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता आपका प्रदान करता है, ठीक। और घा के बाद में यदि हम इंगा की हम बात करें तो ये बोलता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता देता है, ठीक। और 19 आपका जी जो है आपका, वो कहता है कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग आपके दे रखे हैं, ठीक है ना। चलेगा, तो कौन कौन दे रखे आपके, ABCD और E, है ना। चलेगा, E, ABCDEF। जो F था आपका, F एक पहले अलग था अपने आप में, तो F जो था ना वो था संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आपको ध्यान रखिएगा। तो 19(1) में कहा गया था कि व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार भी, लेकिन उसे अलग कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप, है ना। अब उसे संविधान के अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार, कौन सा अधिकार बताए, कानूनी। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, आप याद रखिएगा, ये कानूनी अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। क्लियर ना। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान का जो रक्षक है वो कौन है बताएं, तो वो है हमारा कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन बताए, सुप्रीम कोर्ट। जहां पर भी संविधान की सही व्याख्या नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। क्या बताएं, आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर ना। या भारत की जनता जो है आपका, ठीक है ना, ये तो संविधान को शक्ति देती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। राष्ट्रपति जो होता है ये पालक होता है, उसका पालन मतलब एक प्रकार से क्या है कि सर्वोच्च होता है, हम कह सकते हैं, सॉरी सर्वोच्च नहीं होता, मतलब संविधान में जो आपका पद के मामले में सर्वोच्च होता है, कि सबसे ऊपर भारत में संविधान है। आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च क्या है भारत की, तो क्या बताए, भारत का संविधान को माना गया है सर्वोच्च है आप।
और संविधान को सर्वोच्च कौन बनाता है? तो संविधान को सर्वोच्च भारत की जनता बनाती है। आपको ध्यान रखना है। आपको आ गया उस क्वेश्चन समझ में कि भारत में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च संविधान। संविधान को सर्वोच्च कौन बनाती है? भारत की जनता। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। पहला संशोधन हुआ था 1951 में। कब? 1951 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 52 में आपका, ठीक, बाद में दूसरा संशोधन हुआ आपका। 50 में संविधान आपका लागू हुआ था। 49 में आपका, ठीक, बनकर तैयार हुआ था। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान के 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। संविधान को आंशिक रूप से लागू कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 के दिन, 1949 के दिन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर को हम, ठीक, विधि दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, याद रखिएगा आप। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में कुल जो है आपका 12 अनुसूची है। जब संविधान आपका बना था तब 8 सूची थी, कितनी? 8 थी, ठीक। बाद में कितनी हो गई आपकी? 12। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है। 22 क्या है? तो 22 हमारे भाग है, आपको ध्यान रखना है। 395 क्या है? तो ये आपके अनुच्छेद है, ठीक। और 6 क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने आपके? 6 है, याद रहेगा आपको। तो संविधान में 12 अनुसूचियाँ है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 6 क्या है बताया? आपके मौलिक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि देखिएगा हमने प्रयास किया है कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने का, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे आपके लिए और भी वीडियो बेहतर लेकर आऊँगा, ठीक है ना। यदि बेहतर लगे तो, आपको कुछ कमी लगे तो कमी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। प्रयास है मेरा। देखो, एक्चुअल में पढ़ाई ऑफलाइन क्लास में ही होती है, आपको पता है, हम क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि आप क्लास में पढ़ने के बाद में ये कम से कम आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, चलेगा, और अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना, पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना, चलेगा, ठीक। और अभी अभी हमारा नया बैच शुरू होने वाला है 1 फरवरी से, ठीक है ना, आप इसमें बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम। एक ही लक्ष्य के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।